प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल हमने कहानी का अन्य गद्य विधाओं के साथ जो संबंध है, यानी जो साम्य वैषम्य है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कहानी समीक्षा की नई संभावनाएं तथा हिंदी कहानी का विकास। कहानी समीक्षा की नई संभावनाएं, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ ये प्रश्न भी उठता है कि क्या शास्त्रीय समीक्षा द्वारा निर्धारित ये तत्व कहानी की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त उपकरण हैं? कौन से तत्व? यानी वो 6 तत्व जिनके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। क्या इन 6 तत्वों के आधार पर हम किसी कहानी की संपूर्ण समीक्षा कर सकते हैं? उसकी अच्छाई की, उसकी कमियों की, उसकी श्रेष्ठता की। निसंदेह इन तत्वों में कहानी की सभी कलात्मक विशेषताएं आ जाती हैं, मगर इन तत्वों पर इतना अधिक बल दिया गया है कि जिससे कहानी के रचनात्मक विकास का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है। इन तत्वों को अंतिम निष्कर्ष मानकर चलने वाले समीक्षक किसी भी कहानी की विशेषताएं इस प्रकार बताते हैं। कहानी का कथानक बड़ा संगठित है, या कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक है, या कहानी में चित्रित वातावरण बड़ा सजीव है, या कहानी की भाषा शैली बहुत प्रभावशाली है, आदि आदि। लेकिन ये वाक्य किसी कहानी के साथ न्याय नहीं करते। इस संदर्भ में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा है कि समीक्षा की रचनात्मक आवश्यकता तो यह है कि हम कहानी में बिखरे हुए कथा सूत्रों के आभ्यंतर संबंध की वास्तविकता को पहचान सके, यानी भीतरी जो संबंध है उनको पहचान सके, या किन परिस्थितियों के आभ्यंतर संबंध चरित्र की प्रतिमा को किस स्तर पर मूर्त करते हैं, इसको ठीक ठीक समझ सके, और वातावरण की परिस्थितियों के भोक्ता रचनाकार संवेगों के उचित संदर्भ में प्रतिष्ठित कर उसकी अनुभाव्यता का मूल्यांकन कर सके। आधुनिक कहानी के विकास को देखने से प्रत्यक्ष होता है कि आधुनिक कहानी की आत्मपूर्णता समीक्षक से आत्मग्रहणशीलता की मांग करती है। इसके साथ ही शास्त्रीय समीक्षा द्वारा निर्धारित इन तत्वों के विषय में कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई है। जैसे कथानक घटनाओं का समूह है, जबकि कथानक और घटनाओं के बीच का वह सूक्ष्म संबंध है जो कहानी के रचनात्मक लक्ष्य का आधार होता है। इसी तरह पात्र केवल चरित्र ही नहीं है, बल्कि ऐसी मूर्ति है जो पात्रों के परस्पर व्यवहार से कहानी में उभरती है। अतः कहानी कला के इन तत्वों को नई अर्थवत्ता देने की आवश्यकता है। कहानीकार इन तत्वों को ध्यान में रखकर कहानियां नहीं लिखता। फिर कहानी कला का निष्कर्ष क्या होना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में जैनेन्द्र कुमार की प्रभाव की एकता में नाना तत्वों की अनेकता की धारणा काफी तर्कसंगत लगती है। असल में तो एक कहानी से कुल मिलाकर एक प्रभाव पड़ना चाहिए। उस प्रभाव की एकता में नाना तत्वों के नानात्व में रचना के श्रेय को भी देखना होगा। वैसे भी कोई कहानी अनेक तत्वों के सार्थक मिलन से ही प्रभावशाली बनती है। पाठक पर प्रभाव पूरी कहानी का होता है, किसी विशेष तत्व का नहीं। यानी कि किसी कहानी में वातावरण और बहुत खूबसूरत सर्जित किया है, या किसी में पात्र बहुत अच्छी तरह से रचे गए हैं, या किसी में कथा वस्तु बहुत खूबसूरत ली गई है, ऐसा नहीं।
कहानी का जो प्रभाव है पाठक पर, उसका संपूर्ण प्रभाव पड़ता है, किसी एक तत्व का नहीं। कहानी कला के तत्वों से संबंधित नई आवश्यकताओं के संबंध में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव के विचार बहुत सार्थक प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार आज की कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है आधुनिकता। आधुनिकता के विभिन्न स्तर ही कहानी समीक्षा के मान का कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार आधुनिकता के 3 प्रमुख स्तर माने जा सकते हैं। पहला स्तर है अनुभवों के प्रति रचनाकार की जागरूकता। दूसरा स्तर है अनुभवों की परस्पर संबद्धता। और तीसरा है समस्त ज्ञात वस्तु के ऐतिहासिक विकास की सतत प्रवहमान चेतना। तो बच्चों, अभी हमने इस वीडियो में कहानी की समीक्षा की जो नई संभावनाएं आलोचना जगत में देखी जा रही है उसकी बहुत संक्षेप में चर्चा की। हिंदी कहानी का जो इतिहास है, उसका जो विकास हुआ है आधुनिक गद्य काल में, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। हिंदी कहानी का विकास जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो भारत में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा के रूप में हमें मिलता है। हिंदी से रीतिकाल तक गद्य का अभाव रहा तथा हिंदी के प्रबंधों, गीतों और मुक्तकों में कथा ने अपना स्थान और नीति काव्य में कथा का समावेश मिलता है। रीतिकालीन काव्य में राधा कृष्ण की कथाओं को कवियों ने स्थान दिया, किंतु हिंदी के आधुनिक काल की कहानी कथा से भिन्न रूप में पश्चिमी प्रभाव से विकसित हुई है। यानी हमारे पुरातन साहित्य में जिसको कथा कहा गया वह आज की गद्य विधा कहानी नहीं है। आज की जो गद्य विधा है कहानी, ये पश्चिम की शॉर्ट स्टोरी नामक गद्य विधा से प्रभावित भी है और उससे विकसित भी हुई है। हिंदी में इस विधा ने बड़ी तेजी से प्रगति की है तथा हिंदी की कहानी की तुलना विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा की कहानी से की जा सकती है। हिंदी कहानी के संपूर्ण विकास काल को मोटे रूप में हम अलग अलग कालों में विभाजित कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें प्रथम जो काल है वो है आविर्भाव काल या विकास काल। यानी कहानी का हिंदी साहित्य में जन्म होता है और धीरे धीरे ये आधुनिक स्वरूप को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती है। ये जो कालखंड है भारतेंदु से पूर्व ही आधुनिक कहानी की कथात्मकता का सूत्रपात पौराणिक कथाओं पर आधारित अतिरंजित कल्पना पर आधारित लल्लूलाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासिक केतोपाख्यान तथा इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जैसी रचनाओं में हो गया था। यानी कहानी के बीज हमें प्रेम सागर में, नासिक केतोपाख्यान में या रानी केतकी की कहानी में नजर आता है। कुछ लोग तो रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, किंतु रानी केतकी की कहानी में संयोग तत्व की बहुतायत है। इन रचनाओं अथवा इस प्रकार की अन्य रचनाओं में चमत्कार पूर्ण तथा आश्चर्यजनक एवं अलौकिक घटनाओं की भरमार है। इसलिए इन रचनाओं को हम आधुनिक कहानी नहीं मान सकते हैं। हाँ, इनसे शुरुआत मान सकते हैं आधुनिक कहानी लेखन की। अतः ये रचनाएं प्राचीन कथा के रूढ़ स्वरूप का ही निर्वाह करती हैं। इनमें कहीं भी सामाजिक चेतना के दर्शन नहीं होते हैं।
भारतेंदु युग के साथ कहानीकारों की एक लंबी कतार कहानी लेखन में प्रवृत्त हुई, जिसने कहानी को सार्थक रूप देकर अभिव्यक्ति का सक्षम माध्यम बनाने का प्रयास किया। भारतेंदु युग में सरस्वती, सुदर्शन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, इंदु आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिनमें इस युग की कहानियां प्रकाशित हुई। सरस्वती में सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्णलाल आदि विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। यानी सरस्वती में सन 1900 में प्रकाशित इंदुवती, जो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी थी, आचार्य शुक्ल आदि कुछ विद्वान इसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का स्पष्ट प्रभाव है, किंतु शिल्प की दृष्टि से निसंदेह ये एक नूतन कहानी है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बंग महिला, यशोदानंदन अखोरी, पार्वती नंदन, सूर्य नारायण दीक्षित, कार्तिक प्रसाद खत्री, जयशंकर प्रसाद, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जेपी श्रीवास्तव, गिरिजा दत्त वाजपेयी, ज्वाला दत्त शर्मा आदि लेखकों की कहानियां प्रकाशित हुई। इस युग में अन्य भाषाओं की अनेक कहानियों के अनुवाद भी हुए। 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुछ लोग दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। निश्चय ही यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। इसके पश्चात इंदु पत्रिका में 1911 में जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी प्रकाशित हुई। 1913 में कौशिक की रक्षाबंधन तथा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना तथा 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। ये कहानी आपके कोर्स में भी है, इस वर्ष आप इसको पढ़ेंगे। पहली कहानी यही है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई। मेले का ऊंट बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित। 11 वर्ष का सपना रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित कहानियाँ इस युग की उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। इस युग की कहानियों के कथानक सामान्यतः वर्णन प्रधान है। उनमें घटनाओं के कुतूहलपूर्ण चमत्कार की प्रधानता है तथा लेखकों का आग्रह संयोग तत्व व आकस्मिकता के प्रति खूब रहा है। इस युग की कहानियों के पात्र अभिनयशील तथा भावुक हैं। कहानीकारों के पात्रों के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को खोलने की चेष्टा नहीं की है। कहानियों में वातावरण का चित्रण अवश्य है, मगर वातावरण पात्रों के साथ घुला मिला न होकर वर्णन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन युग की कहानियों में उद्देश्य भावना को खूब पोषण मिला है तथा कहानियाँ नीति तथा आदर्श की स्थापना पर बल देती है। ये उस युग का प्रभाव था उस काल के रचनाकारों पर। इस युग की कहानियों की भाषा सहज भी है और अलंकृत भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल हम हिंदी के विकास का जो दूसरा कालखंड है, जिसे प्रेमचंद काल कहा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार।